चलिए बच्चों, आज का टॉपिक आ जाता है बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। जब हमारी एक एंट्री हो और बच्चा जी उस एंट्री के अंदर ही ट्रेड डिस्काउंट भी हो और उसी एंट्री के अंदर ही कैश डिस्काउंट भी हो, तो आखिरकार हम इन दोनों डिस्काउंट को सिंगल एंट्री के अंदर किस तरह से डील करते हैं, आज हमने इन दोनों डिस्काउंट की इकट्ठी एंट्री को बच्चे सीखना है। आओ बच्चों, बनाए मेरे साथ साथ एंट्री गुड सोल्ड टू विमल, एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल 26 बच्चों, गुड्स सोल्ड टू विमल, हमने माल बेचा विमल को ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000। ये लो जी, वी सोल्ड टू विमल, हमारी बुक्स लिखी जा रही हैं और विमल को माल बेचा जा रहा है 10,000 का, 10% के टीडी और 5% के सीडी पे 10,000 का लिस्ट प्राइस और 10% के टीडी और 5% के सीडी पे बेचा जा रहा है। बच्चों ये है हमारी जिसको हमने डील करना है। आओ बच्चों देखें कैसे। अब सबसे पहले बच्चों, विमल को जो माल बेचा, इसकी जर्नल एंट्री हमारे सामने क्या बनती है, बननी चाहिए विमल टू सेल। डन है। अब विमल को जो माल बेच रहे हैं बच्चों, एक तो टीडी काटना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ डिडक्ट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री के अंदर शो नहीं किया जाता, ऐसा हम पढ़ चुके हैं एक बात। पर जो उसके बाद कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को तो जर्नल एंट्री में शो किया जाएगा बच्चे। और हमने विमल को सेल किया है तो विमल को हमने डिस्काउंट दिया है। और अगर हमने बच्चों विमल को डिस्काउंट दिया है, अगर हमने विमल को डिस्काउंट दिया है तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है। ये लो जी, फॉर अस, ये मान लो ये बंदा है जी जिसकी बुक लिखी जा रही है, ठीक है, दिस इज द पार्टी। अब इस इंसान के लिए बच्चों, ये जो विमल को सेल किया, इसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, जिसको वो क्या करेगा बच्चों, ऑब्वियसली डेबिट करेगा। आओ बच्चों जर्नल बनाते हैं, पहले इसके हाथ बनाओ यार, जर्नल बाद में बनाना। ये लो, ठीक है, चलो आओ शुरू करें बच्चों। कितने का सामान है, लिस्ट प्राइस 10,000। बच्चों सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे, कितना ट्रेड डिस्काउंट कितना बच्चों, 10%। लिस्ट प्राइस का 10% 1,000 रुपए। चीज बेटे कितने की रह गई सर, 9,000 की रह गई टीडी काटने के बाद। उसके बाद उसमें से कैश डिस्काउंट काटेंगे, ठीक है, लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कितने परसेंट काटना है, 9,000 का 5%, ठीक है बच्चों, 450 रुपए कैश डिस्काउंट काट दो। तो चीज कितने की रह गई बेटा, चीज रह गई सर, मतलब पैसा कितना आएगा, 9,000 है, 9,000 पे 5% और डिस्काउंट दे दिया, 450 रुपए, यानी कितने पैसे आएंगे, 8,550। दिस इज व्हाट, दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड, है ना। और ये कैश है या बैंक है, बस तो कैश ही होगा, कुछ लिखा तो है नहीं बैंक, तो इसका मतलब कैश ही है। तो बच्चों अब कुल मिला के ये कैश हमें रिसीव्ड है, एंड दिस वन इज द ट्रेड डिस्काउंट, ओनली डिडक्ट करना है, नोट टू शो। दिस वन इज द कैश डिस्काउंट, विल बी शोन एंड विल बी ऑब्वियसली डेबिटेड बिकॉज इट इज डिस्काउंट अलाउड हमारी बुक्स में, है ना, इस इंसान की बुक्स में जिसकी बुक्स लिखी जा रही है, तो उसके लिए नुकसान है, वो डिस्काउंट अलाउड करेगा। ओवरऑल एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री बन जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट 8,550 आ गया, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5,440, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 450 टू सेल।
कितने की सेल करी है विमल को? 9,000 रुपए की, डिस्काउंट काटने के बाद। लो जी, ये बच्चों बनेगी एग्जाम्पल नंबर 26 की एंट्री। यानी एक ऐसी ट्रांजेक्शन इन विच बोथ द डिस्काउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ट्रेड एज वेल एज कैश डिस्काउंट। इसी तरीके से आप परचेज की एंट्री बना सकते हो। परचेज वाली एंट्री को जब डील करेंगे बच्चों, तो अगर हमने माल खरीदा है, सोचो आप, अगर हमने माल खरीदा है तो सामने वाला बंदा हमें डिस्काउंट दे रहा होगा, उस केस में डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, उस केस में डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ये देखो मैं यही बता देता हूं। ये 30,000 रुपए की चीज है बच्चों, 30,000 ये रहा। गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 परचेज फ्रॉम कमल, हमने खरीदा है कमल से। तो 30,000 की चीज के ऊपर जब सामने वाला बंदा, अब देखो पहले कैश डिस्काउंट लिख दिया, बट इट डज नॉट मीन कि डील भी पहले कैश डिस्काउंट कर ले, ना 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 ना। पहले अभी भी कौन सा डिस्काउंट डील करना बच्चों? ट्रेड। चाहे पहले कैश डिस्काउंट लिखा ही क्यों ना है, पर फिर भी पहले इंप्लीमेंट आपको ट्रेड डिस्काउंट करना है। तो 15% ऑफ 30,000, 4500 रुपए। सर चीज कितने की रह गई टीडी काटने के बाद? बेटा 25,500। अब 25,500 रुपए के ऊपर कैश डिस्काउंट जब 5% का लगाओगे सीडी, तो चीज रह जाएगी, आपका डिस्काउंट हो जाएगा 1,275 रुपए का। तो इसका मतलब आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? 24,225 रुपए आपको पे करने हैं। ओके, और नेट आपकी परचेजेस कितने की हो जाएंगी? दिस विल बी योर परचेज अमाउंट आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट इज योर परचेज अमाउंट। ओके, उसके बाद कैश डिस्काउंट आपको मिला, इट विल बी द डिस्काउंट रिसीव्ड एंड टू कैश। तो ऑल ओवर द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड दिस इज द एग्जांपल नंबर 27। डन है बच्चों, दो एंट्रियां। अब बात करते हैं जब दोनों ही डिस्काउंट इकट्ठे हों। अभी पिछले दो एग्जांपल में क्या माना? जब दोनों डिस्काउंट्स हो और सारे पैसे सामने वाला दे दे और ले ले, मतलब देने वाले ने सारा पैसा दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, तो कैश डिस्काउंट पूरा ही दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो पूरे अमाउंट की हो गई है। अब बच्चों अब क्या पढ़ना है? दो डिस्काउंट होंगे, बट जिसने पेमेंट करनी है वो पूरे पैसे नहीं देगा, तो सामने वाला बंदा पूरा डिस्काउंट नहीं देगा। कौन से वाला? ट्रेड वाला नहीं, कैश वाला। ट्रेड डिस्काउंट तो पूरा मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट बेटा पेमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, ट्रेड डिस्काउंट तो सेल के साथ कनेक्टेड है, सेल परचेज के साथ कनेक्टेड है। तो सेल परचेज तो हो रही है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरा मिलेगा, देने वाला देगा, लेने वाला लेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट कैश के साथ एसोसिएटेड है। इफ यू आर नॉट मेकिंग द फुल पेमेंट, ठीक है, द सेकंड पार्टी विल नॉट गिव यू द फुल कैश डिस्काउंट। वो उतना ही कैश डिस्काउंट देगा सामने वाली पार्टी जितने रुपए की, जिस प्रपोर्शन में आप पेमेंट कर रहे हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 के साथ इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 28 बच्चों, गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिया। ओके, हमने सामान खरीदा है, दिस इज द पार्टी प्रिया, और उससे सामान जिस बंदे की बुक्स लिखी जा रही हैं, ये लो जी, जिस बंदे की बुक्स लिखी जा रही हैं, ओके, जिस बंदे की बुक्स लिखी जा रही है उसने परचेज किया सामान। कितने रुपए का सामान परचेज किया बच्चों? 1,20,000 रुपए का। 1,20,000 का लिस्ट प्राइस है, ठीक है। 20% के टीडी पे, 10% के सीडी पे, टीडी 20%, सीडी 10%, ओनली 75% पेमेंट इज पेड इन कैश, परंतु पेमेंट भी सिर्फ 75% हुई है, यानी 75% पेमेंट देने वाले ने दिए, लेने वाले ने लिए। ठीक है बेटा, सामान आपने, इस बंदे ने जिसकी बुक्स लिख रही है उसने क्या किया? सामान को परचेज किया, सामान इसने परचेज किया, ही परचेज। इसका मतलब जिसकी हम बुक्स लिख रहे हैं उसने पेमेंट 75% करी है प्रिया को। इसका मतलब डिस्काउंट भी 75% ही मिलेगा, कैश डिस्काउंट।
आइए इस पूरी बात को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये लो सर बेटे, लिस्ट प्राइस है चीज का 1,20,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा साहब, वो तो सबको मिलेगा। तो 1,20,000 का 20% 24,000 रुपए सर। बेटा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट चीज कितने की रह गई? 96,000, 96,000। इस 96,000 पे क्या मैं पूरा 10% का कैश डिस्काउंट काट दूं? ना 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 बेटा, पूरा कैश डिस्काउंट तो तब मिलेगा इस इंसान को प्रिया से जब ये पूरी पेमेंट करेगा। क्या इसने पूरी पेमेंट करी? नहीं सर। तो बेटा डिस्काउंट भी पूरा कैसे मिलेगा ना? इसने कितनी पेमेंट करी? 96,000 देने थे, बट ही इज नॉट पेइंग 96,000। दो टुकड़े करो यहां पे। He is making the payment of 75% and he is not making the payment of 25%. He is making the payment of 75% but not making the payment of 25%. अब 75% हो जाएगा यहां पर 72,000। 72,000 की उसने पेमेंट करनी है, कर दी है। ठीक है, ये कैश में दे रहा है वो पैसा। इतना पेमेंट करने के लिए उसने कह दिया हाँ मैं दूंगा 72,000 रुपए, 75%। तो कितना नहीं दे रहा? 24,000 नहीं दे रहा प्रिया। तो इतने रुपए से प्रिया बनेगी उसकी क्रेडिटर। सोचो बच्चों, सोचो सोचो। जब हम सामने वाली पार्टी से बच्चे उधार सामान खरीदेंगे तो सामने वाली पार्टी कौन बनेगी? हमारी लेनदार, क्रेडिटर। तो प्रिया बन गई इसकी क्रेडिटर 24,000 रुपए से। परंतु जो 72,000 रुपए की पेमेंट की इसने कमिटमेंट कर दी मैं दूंगा, तो सामने वाली पार्टी डिस्काउंट भी देगी भाई उस पे। और कितना डिस्काउंट देगी? जितने परसेंट डिस्काउंट देना था। कितने परसेंट कैश डिस्काउंट देना था? वो तो 10% देना था। तो काटो इसमें से 10% का सीधी। ध्यान देना, 72,000 पे काट रहा हूं बेटा, 96,000 पे नहीं काट रहा। 96,000 पे काटता अगर ये बंदा पूरी पेमेंट कर देता। पूरी नहीं कर रहा, जितनी कर रहा है उतने पे देंगे। तो पूरी पेमेंट नहीं कर रहा तो 72,000 कर रहा है। 72,000 का बेटा 10% हो जाएगा 7,200 रुपए। 64,800। यानी कि जहां ये सोच रहा था कि मैं 72,000 दे दूं, पर अब डिस्काउंट काटने के बाद इसको मात्र केवल कितने पैसे देने पड़ेंगे? 64,800 रुपए। ये तो देने पड़ेंगे कैश। ये हुआ इसके लिए डिस्काउंट, एक तरह का रिसीव्ड। अब रिसीव्ड है तो भाई इनकम है। इनकम है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और एक क्रेडिटर इंक्रीज हो गए 24,000 रुपीज के प्रिया के नाम से। कुल मिलाकर के रिकॉर्ड परचेज कितने से रिकॉर्ड होगी? परचेज होगी सर रिकॉर्ड 94,000 के अमाउंट से। 1,20,000 मत रिकॉर्ड कर देना बेटा। 1,20,000 में से टीडी काटने के बाद ही तो परचेज रिकॉर्ड होगी। यहां सेल होती तो सेल रिकॉर्ड होगी। सो ऑल ओवर इसका मतलब फिर एंट्री क्या बनी? ऑल ओवर बच्चों एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का? 96,000 की बाइंग है। टू, जेब से कैश जा रहा है केवल 64,800 रुपए। टू, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 7,200 रुपए। टू, प्रिया के नाम से क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं 24,000। और ये बन गई बच्चों हमारे सामने एक ब्यूटीफुल जर्नल एंट्री, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू प्रिया, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। बच्चों मुद्दे की बात यह है कि आपको ये दो सेगमेंट करने आने चाहिए कि कैश डिस्काउंट सिर्फ उतने पे ही मिलेगा या दिया जाएगा। ठीक है, देने वाला देगा और लेने वाला लेगा जितने रुपए की पेमेंट हुई है। और यहां पर पेमेंट जो है 75% हुई है, तो कैश डिस्काउंट भी 75% ही इंप्लीमेंट होगा। आई बच्चों बात समझ में सबको? आई तो बच्चों मुझे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 29 करके दिखा दो। ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये करो, ये लो करो बच्चों,
बिना देखे और पूरी ईमानदारी से करो और डन करो। करने के बाद एक डन लिखो जिसका हो जाए। ओके, चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। आप कहेंगे सर हो गया ये तो, लेकिन उसमें भी स्पेशलिटी, विद पार्ट पेमेंट एट डिफरेंट डेट्स, यानी दोनों डिस्काउंट्स होंगे बट डिफरेंट डेट्स को हम उसको कंसीडर करेंगे। ऐसे में किस तरह से काम होगा, आइए एग्जाम्पल नंबर 30 से हम इस बात को समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 30, on 1st April 2017 goods purchased from Geetashri worth rupees 1 lakh. Okay, the party name G, Geetashri, and there is a party connected जिसकी बुक्स हम लिख रहे हैं बच्चों। ये वो पार्टी है, ये लीजिए जिसकी बुक्स लिखी जा रही हैं। कितने का सामान खरीदा बेटा, 1 लाख का। लिस्ट प्राइस 1 लाख। 10% टीडी, 5% सीडी। 10% का सीडी, 5% का टीडी। उल्टा लिख दिया, 10% का टीडी। अच्छा, 10% का टीडी, 5% का सीडी। इफ द पेमेंट विल बी मेड विद इन अ वीक। अच्छा, एक बात और भी है मजे की, कहता कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसे दे दोगे ना तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, वी मेड, वी मतलब कौन, मतलब जिसकी बुक्स लिख रहे बेटा, ठीक है। वी मेड ओनली 40% पेमेंट ऑन 5th of April। अब बच्चों आप ये देखो, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल है एक हफ्ते के अंदर अंदर। हाँ सर, 7 अप्रैल तक एक हफ्ते के अंदर अंदर ही था मामला। तो हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर 40% पेमेंट दे दी, बट डेट चेंज हो रही है बच्चों, ध्यान दो। 1 अप्रैल को हमने सामान खरीदा, 5 अप्रैल को हमने पेमेंट करी, पर कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा बाय चेक। एंड चलो पहले इतनी बात करो, पहले 1 अप्रैल की बेटा एंट्री बनाओ। 1 अप्रैल को हमने 1 लाख का माल खरीदा पर पैसे नहीं दिए 1 अप्रैल को ना, तो आपकी 1st of April को, 1st of April को आप बच्चों एंट्री क्या बनाने वाले हो, हमारे लिए परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गीताश्री। सोचो बच्चों, आप उधार में सामान खरीद रहे हो सारा का सारा, नगद तो आपने 1 तारीख को कुछ दिया ही नहीं उसको, और टीडी तो कटेगा, लेकिन टीडी कितना कटेगा सर, ट्रेड डिस्काउंट कट जाएगा 10%। इसका मतलब सामने वाली पार्टी से आपने 90,000 रुपए के, 90,000 का माल खरीदा, तो 90,000 रुपए की एंट्री बना दो, परचेज टू गीताश्री, दैट इज 90,000, 90,000। ये लो सर, ये फर्स्ट एंट्री बच्चों, डन। एंट्री नंबर 2 बच्चे, अब आप सामने वाले को 5 अप्रैल को पैसे दे रहे हो, 5 अप्रैल को, क्योंकि सामने वाले ने 1 अप्रैल में 1 हफ्ते तक आपको अलाउ कर रखा है डिस्काउंट, तो आप तो 5 अप्रैल को पैसे दे रहे हो, तो 5 दिन के अंदर अंदर दे रहे हो आप, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, लेकिन आप पैसे कितने दे रहे हो, आपने देने थे 90,000 रुपए, आप कितने दे रहे हो, वी मेड ओनली 40% पेमेंट, हम तो सिर्फ 40% पेमेंट दे रहे हैं। लो साहब, पहले इसके 2 टुकड़े करो, फिर यहां पर हम 40% दे रहे हैं, तो कितनी नहीं दे रहे हैं, हम 60% पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 40% कितना हुआ, 40 हो गया 36,000, 60 कितना हुआ 54,000। जो 36,000 आप दे रहे हो
36,000 पे आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 1800 हो गया ना, 1800 हो गया। 36,000 पे बेटे आपको 1800 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको कौन सा 36,000 देने पड़ेंगे? 36,000 में से 1800 काट दो, आपको तो मात्र 34,200 रुपए देने हैं भाई। समझ रहे हो बच्चों? डिस्काउंट इसलिए मिला क्योंकि आपने विद इन अ वीक पेमेंट कर दी। तो 40% पेमेंट कर रहे हो 36,000 के अगेंस्ट, रेस्पेक्टिवली 5% ऑफ 36,000 दैट इज 1800 और डिडक्ट होकर के 34,200 की पेमेंट आपको करनी है। जर्नल विल बी ऑन 5th अप्रैल, डेट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां अलग अलग एंट्रियां बच्चों क्यों बन रही हैं? कोई जवाब देगा? एक ही में बना देते, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू गीताश्री। सर सर डेट अलग अलग है ना सर? यस, डेट अलग अलग है भाई, वेरी गुड, डेट अलग अलग है भाई। अगर 1 अप्रैल को काम हो जाता तो एक ही एंट्री में निपटा देते हम भी, जो ऊपर कर दिया हमने काम सारा। पर डेट अलग अलग है भाई, दोनों की अलग अलग एंट्री बनेगी ना। तो गीताश्री अकाउंट डेबिट करो पेमेंट। 36,000 से हम रिड्यूस कर देंगे अपने क्रेडिटर को टू, लेकिन पैसे कितने देंगे? कैश अकाउंट सिर्फ 34,200 टू डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए इनकम हो गई 1800 रुपए की। दिस इज द एंट्री ऑन 5th अप्रैल। पैसे कितने देने बाकी रह गए बेटा? सामने वाला बंदा कितने रुपए का क्रेडिटर रह गया? 90,000 में से ये माइनस हो गए 36,000, निकाल भी दिया था ऊपर मैंने। 54,000 रुपीज का ये वन, दिस वन 54,000 रुपीज का सामने वाला हमारा क्रेडिटर है, अभी भी उसने पैसे लेने हमसे 54,000 रुपीज। उसका क्या? उसका ये कि भाई 75% ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर जो बच गया 54,000 का 75%, 54,000 का 75% होता है बेटे 40,500 रुपए होते हैं। हमने कहा भाई तेरे को 10 अप्रैल को देंगे, सामने वाला कहता है दे दो 10 अप्रैल को ले लेंगे, बट हमसे कोई कैश डिस्काउंट की उम्मीद न रखना, क्योंकि कैश डिस्काउंट की फैसिलिटी सिर्फ 1 हफ्ते तक थी, यानी 7 अप्रैल तक थी। अगर आप 10 अप्रैल को पैसे दोगे तो आपको पूरे ही देने पड़ेंगे जितने देने थे। तो आप 75% ऑफ द रिमाइंडर दे रहे हो, रिमाइंडर बचता है 54,000। 54,000 का 75%, दैट 54,000 का 75%, 40,500। So entry will be on the 10th April, on the 10th April, Gitashri account debit 40,500 to cash account 40,500। आप कहोगे सर बाकी की जो लेनदार रह गई, कितने की लेनदार रह गई? लेनदार रह गई आपकी रिमेनिंग का 25%, 54,000 का 25%, 13,500 रुपए। 13,500 ऐसे भी निकल सकता है और ऐसे भी निकल सकता है। 54,000 माइनस 40,500 ऐसे भी निकल सकता है, और ऐसे भी निकल सकता है 90,000 माइनस 36,000 माइनस 40,000, 40,500, जैसे मर्जी निकाल लो, एक ही अमाउंट निकलेगा 13,500 रुपए। सर उसका क्या? बेटे उसका कुछ नहीं, उसका बैलेंस छोड़ दिया है। इसका अभी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 13,500 रुपए का। जब कभी भविष्य में इसको पैसे हम देंगे तब डेबिट करेंगे। फिलहाल ये हमारी क्रेडिटर है, 13,500 रुपए की क्रेडिटर अभी बाकी है, जिसकी अभी हमने कोई एंट्री और नहीं बनाई है। दिस एंट्री, दिस वन इज ऑन द 10th ऑफ अप्रैल। तो 13,500 रुपए की अभी कोई एंट्री बच्चे हमने नहीं बनाई है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल 31 करके दिखाइए और डन करके करने के बाद ओके लिख दीजिएगा वहां पे। एग्जाम्पल 31, 31। ओके, और बताओ बच्चों बाकी। ओके ओके, चलिए बच्चों सबका हो गया। आइए आगे बढ़े।
उसके बाद बात आती है बच्चों एक बहुत सिंपल सी दो एंट्रियां, दिस वन टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स, बहुत सिंपल सी एंट्री, टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स। बैड डेट्स बुरे देनदार जिनसे हमने पैसा लेना था पर किसी रीजन की वजह से वो पैसा हमें नहीं दे पा रहे। नहीं क्यों दे पा रहे बेटा? इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब आपको पता है, दिवालिया हो जाना। ठीक है, दिवालिया वर्ड सुना होगा बेटा आपने, दिवालिया, किसी का दिवाला निकल जाना। दिवाला स्टैंड्स फॉर ही इज नॉट इन द पोजीशन टू पे हिज डेट। वो अपनी देनदारी का भुगतान करने की सिचुएशन में नहीं है। अगर अपनी सारी एसेट्स भी बेच दे तो भी पैसे नहीं दे पाएगा लोगों के। इसको बोलते हैं सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। तो उस केस में हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो बच्चे सुनो, नारद हु ओड अस ₹1000, जिसने हमसे 1000 रुपए ले रखे थे। ठीक है, ये लो, नारद नारद ने हमसे 1000 रुपए ले रखे थे बच्चों। बिकेम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। received a first and final dividend of 60 पैसा इन रूपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। और हमें उसके ऑफिशियल रिसीवर से, ऑफिशियल रिसीवर का मतलब होता है कि उसकी एसेट्स बेचने वाला व्यक्ति और पैसे रिसीव करने वाला व्यक्ति। ऑफिशियल रिसीवर बच्चे, जब कोई बंदा दिवालिया हो जाता है ना तो ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट डिसाइड करते, भाई ये तुम्हारा ऑफिशियल रिसीवर है, ठीक है, तुम्हारी एसेट बिकवाएगा सारी की सारी और तुम्हारी लाइबिलिटीज का भुगतान करवाएगा। ठीक है, कोर्ट अपॉइंट करती है उस बंदे को, तो वो ऑफिशियल रिसीवर है। वो ऑफिशियल रिसीवर कहता है भाई सबको 60 पैसे मिलेंगे भाई ₹1 में, 60 पैसे इन ए रूपी। यानी जिसको इसने, नारद ने ₹1 देना था ना, नारद उसके 60 पैसे देगा, चुप करके ले लेना। तो बेटा ₹1 का 60 पैसे, आप जानते हो कितने परसेंट हो गया बच्चे? 60% ही हो गया, सीधा सीधा देख लो, ₹1 का 60 पैसे 60% हो गया। तो नारद हमारे सिर्फ 60% देगा बच्चे, कितने नहीं देगा फिर सर? फिर 40% नहीं देगा। तो 40% के लिए कौन हो जाएगा? वो हमारा बैड डेट्स। और 60% वो देगा, तो 60% के लिए मैं क्या बोलूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि 60% कैश आ गया। तो 60% मतलब कितना हो गया? 600। और 40% बच्चों 400। तो कुल मिला के जर्नल क्या बन गई? 600 रुपए मिलने की कैश अकाउंट डेबिट 600, 400 ना मिलने की नुकसान हो गया नॉमिनल अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400 टू क्रेडिटर, सॉरी डेटर। डेटर, नारद कौन था हमारा? देनदार था ना भाई, डेटर। डेटर हमारे रिड्यूस हो गए, कितने से रिड्यूस हो गए? 1000 से। तो ऑल ओवर एंट्री आपके सामने, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू नारद 1000। देन बच्चों ये हो गया। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या होता है बच्चों? कभी कभी सामने वाला बंदा जो हमारा पहले बैड डेट्स हुआ था वो हमें उसकी पेमेंट करने को तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब नारद जो हमारा पुराना बैड डेट्स है, पुराना बुरा देनदार है, ठीक है, वो बोलते हैं सर मैं पैसे देता हूं आपकी, मुझसे ले लो 150 रुपए। उसने दे दिया, निकल रहा दे भाई, अब देता है तो दे। पूरे तो नहीं दिए, पूरे कितने दे रहे थे? 400। तो कोई बात नहीं, हम तो 400 रुपए के 400 ही डूबे हुए मान के बैठे हैं, जितने आ जाए उतने बढ़िया। तो वो कहता 150 ले लो, मैंने कहा दे दे भाई। तो बच्चों क्या होगा? कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ना, पैसे आ रहे हैं, और एक इनकम क्रिएट होगी, किस नाम से? बैड डेट्स रिकवर्ड। आप कहोगे सर जब बैड डेट्स क्रिएट हुए थे तो डेबिट तो बैड डेट्स किए थे। बेटा वो हो गया काम खत्म, नॉमिनल अकाउंट था पिछले साल क्लोज हो गया था ना, वो तो अकाउंट पिछले साल की। अब ये क्लोज का मतलब अभी आपको थोड़ा सा आगे जाके समझ में आएगा, जब मैं फाइनल अकाउंट आपको कराऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ऑफ नॉमिनल अकाउंट, है ना। एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट नाम की चीज हम पढ़ेंगे, तो ये नॉमिनल अकाउंट सभी ईयरली बेसिस पे क्लोज हो जाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L में, और प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसका बैलेंस ही नहीं बचता। तो अगले साल जब वो हमारे पैसे दे रहा है, ठीक है, तो फिर जब अकाउंट बैड डेट्स का खत्म ही हो चुका है तो नया अकाउंट खोलना पड़ेगा बैड डेट्स रिकवर्ड का।
ओके, सो दैट विल बी इनकम, और वो इस साल क्लोज होगा किसमें जाकर, पी एंड एल अकाउंट में। ये इनकम में जाके क्लोज होगा, वो ये क्रेडिट में जाके क्लोज होगा, वो डेबिट में जाके क्लोज। लास्ट ईयर क्लोज हो गया था, लास्ट ईयर बैड डेट्स क्लोज हुआ था, इस साल बैड डेट्स रिकवर्ड क्लोज हो जाएगा। ओके, सो ऑल ओवर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट फॉर द 150। डन है बच्चे, ये हो गई आपकी रिकवरी की एंट्री। चलिए अब आते हैं बहुत सिंपल सी एंट्रीज बच्चों, बहुत सिंपल सी एंट्रीज, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बहुत ज्यादा आसान है ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बच्चों क्या है, बैंक के साथ डीलिंग है ही कुछ नहीं, बैंक के साथ डीलिंग है। बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, बैंक से पैसा निकाला, हमारे पैसे थे जमा कराया, किसी और को बैंक चेक काट के दिया, इतनी आसान आसान एंट्री है बैंकिंग एंट्रीज। तो पहली एंट्री, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट, ठीक है, हमने बिजनेस का करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में जो है 1000 रुपए बैंक को दे दिए। तो बच्चों एंट्री क्या बनने वाली है, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारी जेब से कैश गया तो टू कैश अकाउंट। सो ऑल ओवर द जर्नल विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया, आसान है ही कुछ नहीं। दूसरा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। अब जो खाता खुला पड़ा है उसमें 10,000 जमा करा दिए हैं। तो बच्चों बात तो तब भी वही है, पैसा बैंक में बढ़ा और कैश हमारा कम हो गया। सो तब भी बात वही है, बैंक में पैसा आएगा और कैश कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हिसाब तब भी वही है 36वीं एंट्री का भी। 37, विथड्रू फ्रॉम बैंक ₹1,000। अब हमने बैंक से पैसा निकलवाया है। अब यहां कहीं नहीं लिखा कि पैसा डोमेस्टिक यूज के लिए निकलवाया है, तो हम ये अपने आप एज्यूम नहीं कर सकते। इसका मतलब बच्चों ये पैसा ऑफिशियल यूज के लिए निकला है। ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल यूज का मतलब होता है अपने ऑफिस में यूज के लिए, यानी फैक्ट्री के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमने ये पैसा निकलवाया है 1000 रुपए। तो ऑफिस में पैसा बढ़ेगा ना, यानी बिजनेस का कैश बढ़ेगा ना, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश बढ़ेगा और बैंक में से घटेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट टू बैंक। डन है, ऑफिशियल यूज के लिए पैसा। ओके, यही बोल दे कि पर्सनल यूज के लिए निकलवाया है, तो बच्चों अब ऑफिस में कैश थोड़ी बढ़ जाएगा। अब पर्सनल यूज के लिए निकलवाया है तो इट इज अ स्पेशल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी एंड इट्स नेम इज ड्राइंग, एंड ड्राइंग अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड, बिकॉज इट इज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और कैपिटल का घटना मतलब ड्राइंग का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्रिएट होगी ड्राइंग्स टू बैंक 5000। बैंक क्यों, क्योंकि बैंक से पैसा निकलवाया, सो इट्स अ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ₹500 ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस। हमारे सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसके ऊपर बैंक ने हमें 500 रुपए का ब्याज दिया है। अब बच्चों सोचो आप, इसके लिए एक तो अकाउंट इंपैक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट, हमारी इनकम बढ़ गई, और दूसरा बैंक कभी भी इंटरेस्ट आपके घर में कैश देने, या आप बैंक में चले जाओ सर मेरा इंटरेस्ट दे दो, मुझे कैश में दे दो, नहीं होगा। बैंक कहेगा भैया तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, अब तुम चाहे बैंक आके निकलवा लो, चाहे एटीएम से निकलवा लो, वो तुम्हारी इच्छा की बात है, बट इंटरेस्ट कैश में नहीं मिलेगा, एक बार तो तुम्हारे अकाउंट में जाएगा पैसा। ठीक है बच्चों, तो जिस दिन इंटरेस्ट मिला उस दिन क्या अकाउंट इंपैक्टेड होगा, बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या, डेबिट, और इंटरेस्ट के नाम से तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इनकम रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट, बैंक एसेट बढ़ेगा, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक ने चार्जेस लगाया आपके ऊपर 150 रुपए एज एटीएम चार्जेस। आप समझते हो जो एटीएम आपके पास होता है, बैंक हर साल उसके एटीएम के डेबिट कार्ड के आपसे, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बैंक्स, कोई 115, कोई 147, कोई 155 आपसे पैसे काटता है, तो 150 रुपए बैंक ने एटीएम चार्जेस काट लिए जी। तो ये एक तरह के बैंक चार्जेस हेड खुलता है ना। अब बैंक आपसे जितने भी चार्जेस काटता है उसका एक कॉमन हेड होता है बैंक चार्जेस, तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू,
सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, और पैसा आपसे लेने नहीं आएगा बैंक घर, ना 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 ना, बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसा काट देगा। जब आप स्टेटमेंट देखोगे तो पता चलेगा कि भैया 150 रुपए कट गए, और बैंक ने किस बात के काटे हैं? चार्जेस लगाए हैं एटीएम के, लॉकर खुलवाया है तो लॉकर के, ड्राफ्ट बनवाया है तो ड्राफ्ट बनवाने के। समझ रहे हो बच्चों? इस तरह के बैंक हमारे चार्ज, एसएमएस अलर्ट के, ठीक है, जो आप एसएमएस अलर्ट लगवाते हो ना कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो मुझे मैसेज आ जाए, या फिर बैलेंस का ही मैसेज आ जाए कि आपका कितना बैलेंस पड़ा है, उसके भी बैंक पैसे काटता है, ठीक है, उसके भी पैसे कटते हैं, क्वार्टरली पैसे कटते हैं उसके भी, मैसेज अलर्ट के। तो बच्चे इसका मतलब बैंक ये डिफरेंट चार्जेस काटता है हमारे पैसों पे, तो उसके लिए एक कॉमन अकाउंट है बैंक चार्जेस। सो इट्स एन एक्सपेंस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक में से पैसा कट जाएगा टू बैंक। ओके, बैंक चार्ज 50 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब हमारा जितना पैसा बैंक में पड़ा था उससे ज्यादा पैसा हमने निकलवा लिया। आपके सर ऐसा कभी होता है क्या? हमारे 5,000 पड़े और बैंक हमें 7,000 निकलवाने दे, 10,000 निकलवाने दे? बेटे ऐसा होता है, मान लो हमारे 5,000 बैंक में पड़े हैं, या 15 या 25, जितने भी 15 पड़े मान लो, हमने किसी को 20,000 का चेक काट के दे दिया, ऑब्वियसली वो चेक बाउंस हो जाएगा, पेमेंट नहीं होगी। पर कई बार क्या होता है, बैंक के साथ अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, हम बैंक के एस्टीम कस्टमर होते हैं, तो बैंक हमें ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। ओवरड्राफ्टिंग ऐसे भी तो होती है बच्चों कि हमारा करंट अकाउंट खुला होता है तो वहां हमारी लिमिट होती है। लिमिट मींस यू कैन यूज द बैंक्स मनी। आप बैंक की मनी यूज कर सकते हो जितनी आपकी लिमिट है। लिमिट 2 लाख की है, लिमिट 4,000 की है, लिमिट 5 लाख की, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, कि आपका बिजनेस का प्रोफाइल कैसा है, आपका बिजनेस कितना मतलब बैंक को ट्रस्टेड लगता है, उसके लिए आपकी लिमिट बैंक आपकी लगा देता है कि इतनी लिमिट आपकी है। तो उस लिमिट को आपने यूज किया, बैंक का पैसा यूज किया, तो बैंक उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी मांगता है। तो 50 रुपए बैंक ने मांग लिया आपसे इंटरेस्ट के, तो बच्चे ये वाला इंटरेस्ट आपका खर्चा है ना, आपने पे करना है बैंक को, और बैंक आपसे पैसे लेगा नहीं, वही ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट जाएंगे पैसे। तो ऑल ओवर एंट्री क्या बनने वाली बच्चों? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन है बच्चे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, नेक्स्ट, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर एक्स बाय चेक ₹6,000। तो पता है बेटा, रेंट दे रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। यहां मिस्टर एक्स का कोई रोल नहीं है, भले ही यहां नाम दे रखा है, पर स्टिल मिस्टर एक्स का जर्नल एंट्री के अंदर कोई रोल नहीं है, कहीं लिखा नहीं जाएगा। You are paying rent, rent account is debited. Why? Because it is your expense, it is a nominal account. 2, चेक से पेमेंट कर रहे हो, टू बैंक, क्रेडिट हो जाएगा बैंक। डन है। टू रिकॉर्ड रिसिप्ट, क्या? रिसीव्ड ए चेक ऑफ 6,000 फ्रॉम श्याम। हमारे पास श्याम से एक चेक आया 6,000 रुपए का। ये लो जी, एक श्याम, एक पार्टी है, उसने हमें 6,000 का चेक दिया है बच्चों, और हमने सेम डे वो चेक जाके बैंक में जमा करा दिया है। तो बेटे होगा क्या? चेक तो बैंक में चला गया ना, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया ना सेम डे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा वहां पे? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया 1,000। 2, पैसा कहां से आया, चेक कहां से आया? शाम से। शाम कौन था तुम्हारा? डेटर। डेटर क्या हो गया? कम, तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स घट रही है ना, शाम तुम्हारी एसेट था, डेटर था, कम हो रहा है, क्रेडिट कर दो। ऑल ओवर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। यही बात अगर मैं आपसे बोलूं कि चेक आया श्याम से शाम को, श्याम से शाम को, कब? जब बैंक बंद हो चुका था, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब कोई बार रात को 9 बजे चेक दे, रात को 9 बजे चेक दे भाई, 9 PM को, और ओके लो सर, लो अपना चेक लो। अब बेटा रात को 9 बजे कौन सा बैंक खुला पड़ा है कि मैं वो चेक बैंक में लगा दूं, है ना? बेटा ज्यादा ज्यादा ड्रॉप बॉक्स में ही डाल सकता हूं, और क्या होगा? और तो कुछ होगा नहीं, पर ड्रॉप बॉक्स भी बैंक के बाहर ही होगा, ठीक है ना? एटीएम में होगा ड्रॉप बॉक्स भी, लेकिन बैंक में तो नहीं लग सकता चेक सेम डे, अगले दिन ही लगेगा क्लियरिंग पे।
तो मेरा कहने का बच्चों मतलब है, चेक आ गया मेरे पास 6,000 का, पर बैंक में नहीं जमा हुआ सेम डे, या तो मेरी जेब में पड़ा है या ड्रॉप बॉक्स में पड़ा है, तो उस केस में आप बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करते हो, उस केस में आप चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हो। सो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम, यानी बैंक अकाउंट की बजाय वर्ड यूज होगा बच्चे चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से आप एसेट क्रिएट करोगे, ना कि बैंक अकाउंट के नाम से। पर जो मेरे जेब में पड़ा है चेक, उसको अगले दिन तो बैंक में लगाऊंगा ना, अगले नहीं तो 2 दिन नहीं तो 3 दिन बाद उसको बैंक में लगाऊंगा, और जब बैंक में लगाऊंगा उस समय एंट्री क्या बनेगी, उस समय सर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब पैसा बढ़ा बैंक के अंदर, और जो एसेट बढ़ी थी आपकी चेक इन हैंड के नाम से वो घटेगी तो क्या करोगे बच्चे, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। एक एसेट घटी चेक्स इन हैंड, एक एसेट बढ़ी बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर वो चेक हो गया बच्चे डिसऑनर, हाँ बच्चों हाँ, अब ये समझ लेना बात, अगर वो चेक हो गया डिसऑनर, तो चेक के आने की जो एंट्री बनी है उसी का रिवर्स कर देंगे। कैसे, दो ही बातें हो सकती हैं, या चेक आया था और हमने सेम डे बैंक किया था, उस केस में हमारी एंट्री पहले क्या बना चुके हैं हम लोग, बैंक टू श्याम। इसका रिवर्स क्या बनेगा बच्चों, श्याम टू बैंक डिसऑनर की। ये आपके सामने है। आप कहोगे सर ये तो एक बात है ना कि चेक आया था सेम डे बैंक हो गया था, और जो सेम डे बैंक ना हुआ होता तो फिर तो सर हम दो एंट्री बताइए आपने बनाने के लिए। बेटे उन दोनों एंट्रीज को बनाना, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम 6,000, जब अगले दिन बैंक हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड 6,000, और बच्चे इन दोनों का कॉम्बो इफेक्ट देखना, चेक्स इन हैंड से चेक्स इन हैंड कैंसल, तो कंबाइंड एंट्री तो बेटा यही बनी ना, फिर चेक आने के बाद जमा कराने की एंट्री वही बनी ना कंबाइंड, बैंक टू श्याम, तो फिर डिसऑनर होने की रिवर्स श्याम टू बैंक। ठीक है बेटा, इन दोनों को कंबाइंड किया तो एंट्री वही बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, और डिसऑनर की हो जाएगी रिवर्स एंट्री, यानी श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और द वेरी लास्ट पॉइंट, शाम्स चेक जो आया था, शाम से चेक हमने एंट्री क्या बनाई थी बेटा, शाम से जब चेक आया था, या तो सेम डे बैंक में लगा दिया होता, लगा दो बात अलग हो जाती वो तो, लेकिन नहीं लगाया ना, तो एंट्री क्या थी, चेक्स इन हैंड टू श्याम, ओके 6,000, और ये जो 6,000 का चेक मेरे पास पड़ा हुआ था ना, ये हमने एंडोर्स कर दिया एक और बंदे को जिसका नाम है राम। हमने कहा भाई देख मेरे पास एक चेक पड़ा है, उसका नाम क्या है, चेक इन हैंड, हमने तो रखा है नाम अभी चेक इन हैंड, ले तू ले ले। तो मेरे पास एसेट कौन सी थी, चेक इन हैंड, मैंने किसको दे दी एसेट, राम को। राम कौन होगा मेरे बिजनेस का, राम कौन होगा भाई बिजनेस का, लेनदार, तभी तो उसको चेक पकड़ा रहे हैं, चेक या कैश जो भी देना था। राम होगा मेरे बिजनेस का लेनदार, और जब मैंने उसको चेक दिया मेरे लेनदार कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए, तो क्रेडिटर कम हो गए तो क्या करेंगे भाई, लाइबिलिटी कम हो गई, और लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या करेंगे भाई, सर डेबिट कर दो, तो राम अकाउंट डेबिट, और हमारी एक एसेट किस नाम की, चेक इन हैंड के नाम की, वो भी कम हो गई। अब एसेट कम हो गई तो एसेट को क्या करोगे, उसको सर क्रेडिट करेंगे, तो ऑल ओवर एंट्री क्या बनेगी बच्चों, राम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है बच्चों, ये हमारी सारी की सारी बैंकिंग एंट्रीज बिल्कुल डन हो गई है, डिस्काउंट वाली भी खत्म, बैंकिंग एंट्रीज भी खत्म।